सुबह 5 बजे ही आंख खुलते ही नैना बिस्तर से उठ गई। रविवार का दिन था। सुबह 9 बजे अवनी दीदी की फ्लाइट आने वाली थी। उससे पहले उसने ब्रेकफास्ट और लंच दोनों की तैयारी कर ली। उसने घर में किसी को कुछ नहीं बताया था, यहाँ तक कि विवेक को भी दीदी के आने की खबर नहीं होने दी। वह नहाकर जल्दी से तैयार हो गई और विवेक से कहा, मुझे अपनी फ्रेंड से कुछ काम है, 1 घंटे में आ जाऊंगी। इससे पहले कि विवेक कुछ पूछते, वो जल्दी से घर से बाहर निकल गई। लिफ्ट से नीचे पहुंची, तभी ख्याल आया स्कूटर की चाबी तो उसने ली ही नहीं। वह वापस ऊपर आई। फ्लैट का दरवाज़ा खुला हुआ था। ज्यों ही वह अंदर आई, उसकी सासू माँ की आवाज़ कानों में पड़ी। देख विवेक, नैना इस घर की बेटी नहीं बहू है। यह भला कोई कायदा है? जीन्स टॉप पहनना, स्कूटर उठाया और चल दी। ना बड़ों का लिहाज, ना आंख में शर्म। मम्मी, आप किस जमाने की बात कर रही हैं? आजकल हर लड़की जीन्स टॉप पहनती है। दीदी भी सब कुछ पहनती है। उन्हें तो आप कुछ नहीं कहती। दीदी दूसरे घर की हो गई है, वह कुछ भी करे, मुझे क्या। और यह तुझे आजकल हो क्या गया है? 4 दिन शादी को नहीं हुई, हरदम बीवी की तारीफदारी करता रहता है। इतने में उसके ससुर जी की आवाज़ आई, विभा खामोश हो जाओ, क्यों व्यर्थ में अपने साथ साथ सबका दिमाग खराब कर रही हो? पढ़ी लिखी हो, जमाने के साथ चलना सीखो। इतनी अच्छी बहू मिली है, उसकी कदर करो। उसने चुपचाप चाबी उठाई और बाहर निकल आई। पापा ने उसका ढेरों खून बढ़ा दिया था। वह एयरपोर्ट पहुंची। दीदी की फ्लाइट आधा घंटा लेट थी। वह लॉबी में जा बैठी और आंखें बंद कर विचारों के सागर में डूबने उतरने लगी। विवेक से उसकी मित्रता एमबीए के अंतिम वर्ष में हुई थी। चंद दिनों में ही दोस्ती की सीमा लांघकर वे प्यार की ओर बढ़ गए। दोनों को मुंबई की 2 अलग अलग कंपनियों में जॉब मिली थी। जॉब लगते ही कब विवेक अपने मम्मी पापा के साथ उसका हाथ मांगने आया और कब उन दोनों का विवाह हो गया, पता ही नहीं चला। पलकों पर सतरंगी सपने संजोए वह विवेक के घर आ गई। चौथे दिन उन दोनों को हनीमून के लिए निकलना था। शाम का समय था। वह अपने कमरे में पैकिंग में व्यस्त थी। तभी उसकी सास ने विवेक को अपने कमरे में बुलवाया। कुछ देर बाद विवेक लौटे तो उनका चेहरा उतरा हुआ था। वो कुछ परेशान दिखाई दे रहे थे। उसने वजह जाननी चाही। झिझकते हुए वह बोले, नैना, मम्मी हनीमून पर जाने के लिए मना कर रही है। क्यों? नैना हैरान रह गई। उनका कहना है मुंबई में तो हम अकेले ही रहेंगे, फिर हनीमून पर जाने की क्या ज़रूरत है? इतने दिन उनके पास दिल्ली में ही रहे तो उन्हें अच्छा लगेगा। विवेक, मुंबई में अकेले रहने और हनीमून पर जाने में तो फ़र्क है ना? फिर हमारा रिजर्वेशन भी हो चुका है, होटल भी पहले से बुक है। उसके स्वर की निराशा ने विवेक को बेचैन कर दिया था। वे आहत स्वर में बोले, मेरे साथ साथ पापा ने भी मम्मी को समझाया था, लेकिन अब उसकी आंखों में क्रोध और पीड़ा का मिला जुला भाव तैर गया। खींचकर वह अटैची से कपड़े निकालने लगी। तभी उसके जेहन में शादी से पूर्व अपनी मम्मी के कहे शब्द आ गए। उन्होंने कहा था, नैना, शादी के बाद लड़की ससुराल में कितनी जल्दी एडजस्ट होती है, यह ससुराल वालों के साथ साथ लड़की की स्वयं की सोच और व्यवहार पर निर्भर करता है। थोड़ा सा सब्र और धैर्य रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद करता है। उसने खुद को सहज करने का प्रयास किया और तभी विवेक फीकी मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम टेंशन मत लो, हम मुंबई से गोवा घूम आएंगे। लेकिन मुंबई पहुंचकर भी वे लोग गोवा नहीं जा पाए। शादी में ली गई छुट्टियों के कारण ऑफिस में काम बहुत था। हनीमून पर जाने का रोमांच और उसकी मादकता के एहसास से वह वंचित ही रही। दिल्ली से आए 2 माह हो चुके थे। उसकी और विवेक की गृहस्थी धीरे धीरे व्यवस्थित हो रही थी। विवेक बहुत कोऑपरेटिव थे। उन दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। एक दिन दिल्ली से पापा यानी इसके ससुर जी का फ़ोन आया कि वो और मम्मी मुंबई आ रहे हैं। वह खुश थी। उसे ख्याल आया क्यों ना चुपचाप अपनी ननद अपनी दीदी को भी हैदराबाद से मुंबई आने का निमंत्रण दे दूं। उनके अचानक चले आने से विवेक और मम्मी पापा सरप्राइज हो जाएंगे।
उसने दीदी को फ़ोन मिलाया। उन्होंने 10 दिन बाद आने का आश्वासन दिया। मम्मी पापा आ गए। उसने 2 दिन की छुट्टी ले ली ताकि आते ही वे दोनों अकेले ना पड़ जाए। वह खुश थी। उनका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखकर अपना इम्प्रेशन जमा लेना चाहती थी। पर सासू माँ का टिपिकल सास वाला रवैया उसके समझ से परे था। उनकी पैनी दृष्टि हरदम उसका निरीक्षण करती रहती थी। जरा सा मौका हाथ आया नहीं कि उपदेश देना शुरू कर देती थी। यही नहीं, विवेक का घर के कामों में हाथ बटाना भी उन्हें खटकता था। एक सुबह ऑफिस जाने से पहले वह सबके लिए नाश्ता बना रही थी। विवेक वॉशिंग मशीन से कपड़े निकालकर सुखा रहे थे। मम्मी जी से रहा नहीं गया। बालकनी में जाकर बोली, विवेक, यह क्या, कपड़े तू सुखा रहा है? इसमें हर्ज ही क्या है मम्मी? नैना भी बहुत बिजी रहती है। जब कमाते दोनों हैं तो घर का काम भी दोनों को मिलकर करना चाहिए। विवेक बोले, अच्छा, अब तो बड़ा समझदार हो गया है, पर पहले कभी तूने ऐसी समझ नहीं दिखाई। अपनी माँ का हाथ तो तूने कभी नहीं बटाया। ओ मम्मी, कैसी बातें करती हो? चलो, इस बार दिल्ली आऊँगा तो सारा काम मैं अकेले करूँगा। तुम बस पलंग पर बैठकर हुक्म चलाना। माँ के गले में बाहें डालकर विवेक हंस दिए थे। उसे बहुत बुरा लग रहा था। सासू माँ के इस एटीट्यूड ने उनके आने की सारी खुशी काफुर कर दी थी। अब उसे अफसोस हो रहा था, क्यों उसने अवनी दीदी को इनवाइट कर लिया। अकेली मम्मी जी का यह हाल है तो जब बेटी भी साथ होगी तब क्या होगा? वो तो मम्मी जी को और भी मेरे खिलाफ भड़काएगी। आखिर ननद जो ठहरी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। तीर कमान से निकल चुका था। फ्लाइट आ चुकी थी। बाहर आने पर अवनी दीदी ने उसे गले लगा लिया। दीदी को देख घर में खुशी की लहर दौड़ गई। विवेक मुस्कुराते हुए बोले, नैना ने मुझे भी कुछ नहीं बताया। तुम दोनों लड़कियों ने हमें अच्छा सरप्राइज दे डाला, पापा जी ने कहा। पापा जी, ये प्लान आपकी बहू का था। इसी ने चुपके से मुझे इनवाइट किया था। अवनी दीदी के जवाब पर पापा जी ने मम्मी जी की तरफ इस तरह अंदाज से देखा मानो कह रहे हो, देखो अपनी बहू की काबिलियत। दोपहर में सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे लंच कर रहे थे। विवेक को करेले की सब्जी खाते देख मम्मी से रहा नहीं गया। बोल ही दिया, यह क्या विवेक, तू करेला खा रहा है? शादी से पहले तो छूता भी नहीं था। नैना को करेला पसंद है, शायद इसीलिए। मम्मी जी का व्यंग्यात्मक स्वर पापा जी को बुरा लगा। वे झट से बोले, विवेक बेटे, मुझे तुम दोनों को कोऑपरेशन और एडजस्टमेंट देखकर बहुत खुशी हो रही है। अपने पार्टनर की छोटी छोटी बातों को अपनाना रिश्तों को मजबूत और सौहार्दपूर्ण बनाता है। मम्मी जी बुरी तरह झेप गई थी। वह मुस्कुरा दी। दीदी 1 सप्ताह के लिए मुंबई आई थी, इसीलिए उसने और विवेक ने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी ताकि सब आराम से घूम सके। एक सुबह अवनी दीदी उसके साथ किचन में पूरी बनवा रही थी। गप्पे मारते हुए उन्होंने अचानक बातों का रुख मम्मी जी की ओर मोड़ दिया। वह बोली, नैना, जब से मैं आई हूँ देख रही हूँ मम्मी तुम्हें कुछ ना कुछ बोल देती है, पर तुम उनकी बातों को दिल से मत लगाना। वो मन की बहुत अच्छी है। दीदी, मैं किसी के मन को तो नहीं जानती हूँ। जैसा व्यवहार मेरे साथ होगा मेरा मन उसी के अनुसार रिएक्ट करेगा। कभी कभी मुझे मम्मी जी की बातों का बहुत बुरा लगता है। फिर सोचती हूँ, आखिर जो माँ इतने अरमानों से अपने बेटे की शादी रचाती है, वही बहू की सबसे बड़ी आलोचक, उसकी प्रतिद्वंद्वी कैसे बन जाती है? शायद इसकी वजह से उसके पूर्वाग्रह या फिर उसके अवचेतन मन में दबी हुई असुरक्षा की भावना है। कहीं बेटा उससे दूर ना हो जाए। इसी शंका के चलते वह चाहे अनचाहे नहीं चाहती कि बेटा बहू की ज़्यादा केयर ना करे। अभी नैना की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मम्मी जी की चीख सुनाई दी। दोनों बाहर भागे। बाथरूम से आते हुए मम्मी जी का पांव फिसल गया था। दरवाजे से टकराने के कारण माथे से खून बह रहा था। वे लोग बुरी तरह घबरा गए। पापा जी ने सहारा देकर उन्हें सोफे पर बिठाया। डेटॉल लाकर मम्मी जी का घाव साफ किया और पट्टी बांध दी। नैना ने कहा, मम्मी जी घबराइए मत,
मेरे साथ डॉक्टर के पास चलिए, मैं स्कूटर निकाल रही हूँ। उन्होंने कहा। विवेक आ जाए तो मैं उसके साथ चली जाऊंगी। मम्मी जी, विवेक कार की सर्विसिंग के लिए गए हैं, पता नहीं कब तक आएंगे, आप मेरे साथ चलिए। डॉक्टर से पट्टी करवाकर वह लौटी तभी विवेक आ गए। अरे मम्मी को क्या हुआ? विवेक घबरा उठे। कुछ भी तो नहीं, मामूली सी चोट है, दरवाज़ा लग गया था। अपने प्रति बेटे की चिंता को देख मम्मी जी प्रसन्न हो गई। मम्मी, आप आराम कीजिए, घूमना कैंसिल। विवेक बोले। घूमना कैंसिल नहीं होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अवनी क्या रोज़ रोज़ मुंबई आएगी? अवनी दीदी की अनिच्छा के बावजूद मम्मी घूमने गई। शाम को सब लोग घूमकर लौटे। चाय पीकर वह और विवेक अपने कमरे में आराम करने चले गए। विवेक तो सो गए, पर वह बिस्तर पर लेटी थी। पापा जी, मम्मी जी और अवनी दीदी ड्राइंग रूम में आराम से बैठे बातें कर रहे थे। उनकी आवाज़ें उसे साफ सुनाई दे रही थी। अवनी दीदी बोली, मम्मी, आपने देखा नैना को? उसे आपकी कितनी फिक्र हो गई थी, फिर भी आप हमेशा नैना में कमियां ढूंढने की कोशिश करती हैं, उन दोनों पर व्यंग कसती रहती हैं। आपका यही एटीट्यूड रहा तो आपके रिश्ते में तो खटास आ ही जाएगी। विवेक और नैना के रिश्ते में भी तनाव पैदा हो जाएगा, तब क्या आपको अच्छा लगेगा? पापा जी ने गहरी सांस ली। बोले, छोड़ो अवनी, तुम्हारी मम्मी की समझ में कुछ नहीं आएगा। दरअसल तुम्हारी मम्मी के दो चेहरे हैं। अपनी बेटी के सामने उनका एक चेहरा है और बहू के सामने दूसरा। तुम्हारे हनीमून पर लंदन जाने से ये कितनी खुश थी, लेकिन बेटे बहू का हनीमून प्रोग्राम खुद कैंसिल करवा दिया। दामाद बेटी का ख्याल रखे तो खुश होती हैं, लेकिन बेटे का बहू की हेल्प करना इन्हें तनिक नहीं सुहाता। तब बेटा जोरू का गुलाम की पदवी पा जाता है। तुम्हारे घर जाती हैं तो किचन में तुम्हें घुसने नहीं देती, जबकि यहाँ किचन में जाना ही नहीं चाहती। पूछो इनसे, इतने दिन हो गए यहाँ आए हुए, कभी बेटे बहू को उनकी पसंद का बनाकर कुछ खिलाया? अवनी दीदी कुछ रुककर बोली, मम्मी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप ऐसा कर सकती हैं। अब वह जमाना गया जब सास बहू के रिश्ते में कड़वाहट हुआ करती थी। जैसे जैसे लेडीज एजुकेटेड होती जा रही हैं, रिश्तों के नए आयाम बनते जा रहे हैं। आज की सास ने वह टिपिकल ललिता पवार वाला चोगा उतार फेंका है और उसकी जगह ले ली है एक पढ़ी लिखी समझदार औरत ने, जो अपनी बहू के लिए भी उतनी ही स्नेहिल है जितनी अपनी बेटी के लिए। यही वजह है कि आजकल सास और बहू के बीच दोस्ताना रिश्ते हैं। मम्मी, छोटी छोटी बातें जीवन में बहुत महत्व रखती हैं। इनसे रिश्तों में नज़दीकियाँ भी आती हैं और दूरियाँ भी पैदा हो जाती हैं। पापा बोले, तुम्हारा यही रवैया रहा विभा, तो ना तो नैना दिल्ली आना चाहेगी और ना तो तुम्हें मुंबई बुलाना चाहेगी। हम आज की युवा पीढ़ी को दोष देते हैं कि वे संयुक्त परिवार में रहना ही नहीं चाहते, पर क्या इसकी वजह एक हम लोगों का दोषपूर्ण व्यवहार नहीं है? विभा, नारी के कितने रूप होते हैं। वह किसी की आज्ञाकारी बेटी है तो पतिव्रता पत्नी भी है, ममतामयी माँ है तो अनुशासन प्रिय सास भी है। जिसे एक पराये पौधे को अपनी बगिया में इस तरह रोपित करना होता है ताकि वह पौधा सिर्फ जमीन ही ना पकड़ ले, बल्कि भली भांति पल्लवित और पोषित भी हो। पर कुछ अपने पूर्वाग्रह और कुछ नासमझी के कारण महिलाएं इस भूमिका को निभाने में अक्सर चूक जाती हैं। मैं तुम दोनों की बात अच्छी तरह समझ रही हूँ। सच कहूँ तो आज सुबह से मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि मैं गलती कर रही हूँ। मम्मी जी की आवाज़ रुआसी हो आई थी। अगली सुबह एक नए आगाज के साथ आई। अपने प्रति मम्मी जी का स्नेहिल व्यवहार देखकर वो सोच रही थी, स्वयं को बदलना कोई कठिन काम नहीं है, ज़रूरत है बस अपने नज़रिए और इच्छा शक्ति में बदलाव लाने की। अवनी दीदी को बुलाना कितना सार्थक सिद्ध हुआ था कि उसे अब महसूस हो रहा था। उन्होंने अपनी समझदारी से यह साबित कर दिया था कि आज की पढ़ी लिखी ननद भाभी का रिश्ता जीवन में कितनी मिठास घोल सकता है। दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी।
अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, हमारी आज की दूसरी कहानी है माफ़ी। शिखा और मनोज की शादी को 1 साल हो गया था। जब से इस घर में शिखा आई थी तब से बाबूजी उसकी आंख में खटक रहे थे। बस वह मौका ढूंढ रही थी कब वह घर से उनको निकाले। उनका टोकना शिखा को रास ना आ रहा था, क्योंकि शिखा कभी नल खुला तो कभी ट्यूबलाइट खुला छोड़ देती। जब बाबूजी समझाते तो शिखा गुस्से में मुंह बना लेती। एक दिन गैस पर दूध उबलता छोड़कर फ़ोन पर बात कर रही थी। बाबूजी किचन में आए पानी पीने तो सही समय पर गैस बंद कर दिया, वरना दूध गिर जाता, और जाकर बहू से कहने लगे, बहू ये क्या, तुम गैस पर दूध चढ़ाकर भूल गई थी। अगर मैं सही टाइम पर नहीं जाता तो दूध गिर जाता। बाबूजी, पर गिरा नहीं ना, तो आप अपने काम से काम रखिए, मेरे काम में दखल अंदाजी ना करें। तमतमाते हुए अपने कमरे में चली गई। जब देखो तब मेरे पीछे पड़े रहते हैं और कोई काम धंधा है ही नहीं इनको। शाम को मनोज के आते ही शिखा शुरू हो गई, देखो जी, मैं अब बाबूजी के साथ नहीं रहूंगी। जब देखो बहू ये करो, बहू वो करो। बहू, तुमने ये काम ऐसे क्यों किया? मैं तंग आ गई हूँ। अब इस घर में या तो बाबूजी रहेंगे या मैं रहूंगी, सोच लो तुम। शिखा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, भला इस उम्र में कहाँ जाएंगे बाबूजी? जहाँ मन करे वहाँ जाए, पर इस घर में तो नहीं जगह है। वैसे ये घर मेरे नाम पर है। शिखा मुंह बनाते हुए बोली, यही मैंने सबसे बड़ी गलती की जो घर तुम्हारे नाम पर कर दिया। मनोज चिंतित स्वर में बोला। अगले दिन मनोज की बहन रेखा आती है। भैया, ये क्या सुन रही हूँ, आप बाबूजी को वृद्धाश्रम भेज रहे हैं? नहीं, ऐसा तुमसे किसने कह दिया कि मैं बाबूजी को वृद्धाश्रम भेज रहा हूँ? भाभी ने फ़ोन किया था। तब तक किचन से निकलते हुए साड़ी से हाथ पोंछते हुए शिखा आ गई। हाँ, मैंने फ़ोन पर बात की थी, और हाँ, 1-2 दिन में हम वृद्धाश्रम में बाबूजी को छोड़कर आ जाएंगे। पर तुमने मुझसे एक बार पूछा नहीं। आपसे क्या पूछना, जब घर मेरा है तो मेरे हिसाब से होगा। रेखा सब सुन रही थी। रेखा ने गुस्से में कहा, आप लोगों को तकलीफ हो रही है ना बाबूजी को रखने में, तो रहने दीजिए। अभी उनकी बेटी है सहारा देने के लिए। आज के बाद बाबूजी मेरे घर मेरे साथ रहेंगे। ना मैं उनके लिए पराई हूँ और ना वो मेरे लिए। अभी उनकी बेटी जिंदा है उनके लिए, तो आप लोगों को उनकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। मनोज ने बहुत समझाने की कोशिश की, पर रेखा को लगा कि इन सब में भैया भी मिले हैं। उस दिन के बाद बाबूजी अपनी बेटी के साथ रहने लगे। समय बीतता गया। शिखा ने एक बेटे को जन्म दिया। शिखा तो फूले नहीं समा रही थी और मनोज भी बहुत खुश था। शिखा कहती है, सुनो जी, हम एक बड़ी पार्टी रखते हैं बेटे के आने के उपलक्ष्य में। मनोज ने कहा, अभी नहीं, बाद में कर लेंगे पार्टी, अभी तो बहुत समय है। और उसने शिखा की बात को टाल दी। धीरे धीरे मनोज का बेटा 4 साल का हो गया। शिखा फिर से माँ बनने वाली थी। इस बार उसने एक बेटी को जन्म दिया। मनोज ने उसे गोद लिया, प्यार से गले लगाया। मनोज इतना खुश था कि सबको बताते फिरता, मेरी बेटी हुई है। उसने बेटी के होने के उपलक्ष्य में शानदार पार्टी रखी। यह सब देखकर शिखा के मन में कई सवाल उठ रहे थे कि जब बेटा हुआ था तब इन्होंने कोई भी पार्टी नहीं रखी, अब बेटी के उपलक्ष्य में इतनी शानदार पार्टी मना रहे हैं। एक दिन मौका देखकर शिखा ने अपने पति से पूछा कि एक बात बताओ, जब बेटा हुआ था तब आप ना ही बहुत खुश थे और ना ही आपने कोई पार्टी दी, जबकि बेटी के आने पर आपकी खुशी दुगनी हो गई और आपने पार्टी भी खूब शानदार दी, ऐसा क्यों? मनोज ने कहा, शिखा, कल को मेरी बेटी ही तो मुझे सहारा देगी, क्योंकि बेटे तो पराए होते हैं, पर बेटियां कभी पराई नहीं होती। जब सब साथ छोड़ देंगे तब मेरी बेटी ही मेरे काम आने वाली है। अक्सर लोग बेटी होने के बाद दुखी हो जाते हैं, पर सबसे ज़्यादा सुख माँ बाप को बेटी से ही मिलता है। ये मैंने अपने जीवन में देख लिया है, क्योंकि एक बेटा होने के नाते मैं अपने बाबूजी को संभाल नहीं पाया, रख नहीं पाया, लेकिन
मेरी बहन एक बेटी होने का पूरा कर्तव्य निभा रही है। मुझे अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। शिखा को मनोज की बातें समझ में आ चुकी थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। शिखा मनोज से माफ़ी मांगती है। शिखा को समझ में आ चुका था कि आज जैसा मैंने अपने ससुर जी के साथ किया है, कल को मेरा बेटा और मेरी बहू भी मेरे साथ वैसा ही करेंगे, क्योंकि जैसी करनी होती है वैसा ही भरना पड़ता है। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसने कहा कि चलो बाबूजी को घर लेकर आते हैं। मुझसे जो गलती हुई है उस गलती का मैं सुधार करना चाहती हूँ। और वह रेखा के घर जाकर बाबूजी के पैरों पर गिरकर उनसे माफ़ी मांगती है। बाबूजी ने शिखा को माफ़ कर दिया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।